Hello friends, this is Ankita Sharma. Today I will discuss UGC NET previous year question paper. This is paper number first. पेपर फर्स्ट हर सब्जेक्ट के लिए कंपलसरी होता है। जैसे कि अभी नेट का एग्ज़ाम भी आने वाला है, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है, हर एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। कई सारे क्वेश्चंस उसमें से फंस जाते हैं और पैटर्न भी हमें पता चल जाता है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ये दिसंबर 2009 का क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय है जो अपने निजी चैनल से अंतर क्रिया संबंधी शैक्षिक कार्यक्रम दर्शाता है? ए ऑप्शन है उस्मानिया यूनिवर्सिटी, बी ऑप्शन है यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे, सी है अन्नामलाई यूनिवर्सिटी, डी है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इग्नू जिसे कहते हैं। यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इग्नू। इग्नू ही ऐसा विश्वविद्यालय है जो अपने निजी चैनल से अंतः क्रिया संबंधित शैक्षिक कार्यक्रमों को दर्शाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कार्यकुशलता है जो आज के अध्यापक के लिए कक्षा अध्यापन में समायोजन करने में प्रभावशाली सिद्ध होती है? ए पॉइंट है इसमें प्रौद्योगिकी का ज्ञान, बी पॉइंट है अध्यापन अधिगम में प्रौद्योगिकी का प्रयोग, थर्ड पॉइंट है विद्यार्थियों की आवश्यकताओं का ज्ञान, फोर्थ पॉइंट है विषय का अधिगम। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है पहला और तीसरा, बी दिया हुआ है दूसरा और तीसरा, सी दिया है दूसरा तीसरा चौथा, डी दिया है दूसरा और चौथा। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दूसरा तीसरा और चौथा। दूसरा तीसरा चौथा हमारा करेक्ट हो जाएगा। मतलब अध्यापन अधिगम में प्रौद्योगिकी का प्रयोग, विद्यार्थियों की आवश्यकताओं का ज्ञान और विषय का अधिगम, ये सभी चीज़ें आज के अध्यापक के लिए कक्षा अध्यापन में समायोजन में प्रभावशाली सिद्ध होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत की अध्यापक शिक्षा संस्थानों से अधिस्वीकृति के लिए समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? ए ऑप्शन है NAAC और UGC, बी ऑप्शन है NCTE और NAAC, सी ऑप्शन है UGC और NCTE, डी ऑप्शन है NCTE और IGNOU मतलब इग्नू। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, NCTE और NAAC। जो NCTE है और NAAC ये एक संस्था हैं जिसके अंतर्गत भारत के अध्यापक शिक्षा संस्थानों से स्वीकृति के लिए समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं। कोई भी जो शिक्षण संस्थान होते हैं वो NCTE और NAAC से एफिलेटेड होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हमारा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, अध्यापक का प्रारंभिक कार्य है। ऑप्शन नंबर ए है विद्यार्थियों के बौद्धिक स्तर को ऊंचा करना, बी ऑप्शन है विद्यार्थियों के शारीरिक स्तर को ऊंचा करना, सी ऑप्शन है विद्यार्थियों के सर्वपक्षीय विकास में सहायता पहुंचाना, डी ऑप्शन है विद्यार्थियों में मूल प्रवृत्ति भरना। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों के सर्वपक्षीय विकास में सहायता पहुंचाना। सर्वपक्षीय का मतलब होता है ओवरऑल डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सूक्ष्म माइक्रो अध्यापन अधिक प्रभावशाली है? ऑप्शन नंबर ए है अध्यापन अभ्यास की तैयारी के दौरान, ऑप्शन नंबर बी है अध्यापन अभ्यास के दौरान, ऑप्शन नंबर सी है अध्यापन अभ्यास के बाद, ऑप्शन नंबर डी है प्रत्येक समय। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी, अध्यापन अभ्यास के दौरान ही माइक्रो टीचिंग की जाए तो ज़्यादा प्रभावशाली होती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, विद्यार्थी अध्यापक में किस गुण को सबसे अधिक पसंद करते हैं? ऑप्शन नंबर ए है आदर्शवादी दर्शन, बी है करुणा, सी है अनुशासन, डी है मनोरंजन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, करुणा, दया, सहानुभूति, ये सब एक ही टाइप के वर्ड्स हैं। तो जो विद्यार्थी हैं वो अध्यापक में करुणा का जो गुण है उसे ज़्यादा पसंद करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एक रद्द परिकल्पना है, मतलब एक नल हाइपोथेसिस क्या है? ऑप्शन नंबर ए है जब चलों के बीच कोई भिन्नता ना हो, चलों मतलब वेरिएबल के बीच। ऑप्शन नंबर बी है शोध परिकल्पना के समान, सी है प्रकृति में व्यक्ति निष्ठा, डी है जब चलों के बीच भिन्नता हो। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जब चलों के बीच कोई भिन्नता ना हो, मतलब वेरिएबल्स के बीच में कोई भिन्नता ना हो, डिफरेंसेस ना हो, तब हमारा नल हाइपोथेसिस होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, उस शोध को जो अतीत के अध्ययन द्वारा नए तथ्यों की खोज करती है क्या कहते हैं? दार्शनिक शोध, ऐतिहासिक शोध, मिथिहासिक शोध, विषय विश्लेषण। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसे हम ऐतिहासिक शोध कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्रियानिष्ठा शोध है क्या है? ऑप्शन ए है एक व्यवहारिक शोध है, बी है शोध जिसे तत्कालिक समस्याओं को हल करने के लिए किया जाए, सी है अनुधैर्यात्मक शोध है, डी है अनुरूप शोध है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शोध जिसे तत्कालिक समस्याओं को हल करने के लिए किया जाए उसे हम क्रियानिष्ठा शोध कहते हैं, मतलब एक्शन रिसर्च कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, प्रयोगात्मक शोधों में किस प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती है? प्रयोगात्मक शोध का मतलब होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के लिए किस प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होगी ये बताना है हमें। ऑप्शन नंबर ए है अवलोकन, बी है जोड़ तोड़, सी है नियंत्रण, डी है विषय विश्लेषण। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, जोड़ तोड़ सदैव किसका भाग होता है? ऑप्शन नंबर ए है ऐतिहासिक शोध, ऑप्शन नंबर बी है मूलभूत शोध, सी है विवरणात्मक शोध, डी है प्रयोगात्मक शोध। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, विवरणात्मक शोध मतलब डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सहसंबंध गुणांक सर्वोत्तता से सृजनात्मकता और बुद्धिमत्ता के आपसी संबंध का स्पष्टीकरण है? तो यहाँ पे हमारा कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट पूछा है, इसके अंतर्गत हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 18 तक यहाँ पर पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस दिए हुए हैं। यहाँ पे हम पैराग्राफ को पढ़ेंगे, उसके बाद में नीचे दिए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 13 से लेकर 18 तक क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो इस पैराग्राफ से रिलेटेड हैं। सबसे पहले एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या दिए हुए हैं, उसके बाद में हम पैराग्राफ पढ़ते जाएंगे तो हमारे दिमाग में रहता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, इस गद्यांश के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शीर्षक उपयुक्त होगा? 14 है, पीके सहगल, शाहनवाज और गुरुबख्श सिंह ढिल्लों का मुकदमा किसका प्रतीक बना? 15 है, INA से भाव है, INA की फुल फॉर्म पूछी है। 16 है, इससे पूर्व किसी अन्य मामले ने इतनी दिलचस्पी
यह कहना भी उपयुक्त होगा कि सहानुभूति आकर्षित नहीं की थी। यह सहानुभूति उस कोटि की थी जो सांप्रदायिक अवरोधों को लांघ जाती है। इसमें किसकी सहानुभूति किससे है और यह सहानुभूति किसके विरुद्ध है? 17 है, लाल किले के बाहर खड़े लोगों की बहुसंख्या जो मुकदमे की सुनवाई की प्रतीक्षा कर रही थी, जो जिन्ना की अवलोकना कर रही थी, वह कौन थे? 18 क्वेश्चन है, INA के मुक्त किए गए कैदियों के साथ भारतीय वर्दीधारी सैनिकों की सहानुभूति किस बात का संकेत है? तो ये क्वेश्चन है हमारे। अब हम पैराग्राफ पढ़ लेते हैं जिससे कि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में कठिनाई ना हो। तो पैराग्राफ है हमारा, ब्रिटिश नीति में निर्णयात्मक परिवर्तन वास्तव में जनसमूह के दबाव के कारण 1945 से 46 के पतझड़ एवं शीत के महीने में आया, जब फेडरल मून वेवर जनरल का संपादन कर रहे थे। उन्होंने प्रत्यक्षतः इस स्थिति को अत्यंत विस्फोटक बतलाया था। प्रारंभ में अत्यंत मूर्खता से ब्रिटिश सरकार ने 20,000 INA कैदियों पर खुला मुकदमा चलाने, कम से कम 7,000 को सेवा मुक्त करने और बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाने का निर्णय लिया गया। उन्होंने इस मूर्खता पर और मूर्खता तब की जब उन्होंने नवंबर 1945 को दिल्ली के लाल किले में इस मुकदमे की प्रथम सुनवाई शुरू की, जब एक हिंदू, एक मुस्लिम और एक सिख PK सहगल, शहनवाज, गुरबख्श सिंह ढिल्लों को कटघरे में खड़ा किया गया। भोलाभाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू और नेहरू बचाव पक्ष के वकील बने। नेहरू ने तो वकील के परिधान को 25 वर्षों के पश्चात पहना था। मुस्लिम लीग भी देश भर में हुए रोष प्रदर्शन में सम्मिलित हुई। 20 नवंबर को गुप्तचर ब्यूरो की एक टिप्पणी में यह स्वीकार किया गया कि इससे पूर्व ऐसा कोई अन्य मामला नहीं हुआ जिसने इतनी दिलचस्पी, यह कहना भी उपयुक्त होगा कि सहानुभूति आकर्षित की हो। विशेष प्रकार की ऐसी सहानुभूति सांप्रदायिक अवरोधों को लांघ जाती है। एक पत्रकार B शिवराव ने उसी दिन लाल किले के बंदियों से मुलाकात के बाद यह रिपोर्ट किया। उसमें हिंदू अथवा मुसलमान होने का लेस मात्र भी भाव नहीं है। लाल किले में मुकदमे की प्रतीक्षा कर रहे लोगों में से बहुसंख्या मुसलमानों की थी और उनमें से कुछ लोग व्यथित हो रहे थे कि जिन्ना पाकिस्तान संबंधी द्वंद्व को जीवित रखे हुए हैं। ब्रिटिश सरकार अत्यंत अधीर हो उठी कि कहीं INA के भाव भारतीय सेना में ना फैल जाएं, और जनवरी में पंजाब के गवर्नर ने रिपोर्ट भेजी थी कि INA के मुक्त किए गए सैनिकों के स्वागत समारोह में वर्दीधारी भारतीय सैनिकों ने भाग लिया था। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। इस गद्यांश के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शीर्षक उपयुक्त होगा? ऑप्शन A है वेवल का जर्नल, B है मुसलमान लीग की भूमिका, C है INA के मुकदमे की सुनवाई, D है लाल किले के बंदी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा, INA के मुकदमे की सुनवाई। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। PK सहगल, शहनवाज और गुरबख्श सिंह ढिल्लों का मुकदमा किसका प्रतीक बना? A है सांप्रदायिक समरसता का, B है सभी धार्मिक व्यक्तियों के लिए धमकी, C है स्वतंत्रता के लिए जूझ रहे व्यक्तियों के लिए धमकी, D है देशवासियों के विरुद्ध ब्रिटिश प्रतिक्रिया।
तो यहाँ पे हमारा 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वतंत्रता के लिए जूझ रहे व्यक्तियों के लिए धमकी। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। INA के भाव हैं। यहाँ पे हमें INA की फुल फॉर्म बतानी है। ए है ऑप्शन हमारा इंडियन नेशनल असेंबली, बी है इंडियन नेशनल एसोसिएशन, सी है इंटरनेशनल एसोसिएशन, डी है इंडियन नेशनल आर्मी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा हमारा इंडियन नेशनल आर्मी। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। इससे पूर्व किसी अन्य मामले ने इतनी दिलचस्पी यह कहना भी उपयुक्त होगा कि सहानुभूति आकर्षित नहीं की थी। यह सहानुभूति उस कोटि की थी जो सांप्रदायिक अवरोधों को लांघ जाती है। ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है इसमें किसकी सहानुभूति किससे है और यह सहानुभूति किसके विरुद्ध है ये बताना है हमें। ऑप्शन ए दिया हुआ है, मुसलमानों ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध शहनवाज से सहानुभूति जताई। बी है, हिंदुओं ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध PK सहगल से सहानुभूति जताई। सी है, सिखों ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध गुरुबख्श सिंह ढिल्लों से सहानुभूति जताई। डी है, भारतीयों ने उन व्यक्तियों से सहानुभूति की जिन पर मुकदमा चल रहा था। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे भारतीयों ने उन व्यक्तियों से सहानुभूति की जिन पर मुकदमा चल रहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। लाल किले के बाहर खड़े लोगों की बहुसंख्या जो मुकदमे की सुनवाई की प्रतीक्षा कर रही थी, जो जिन्ना की अवलोकना कर रही थी, वह कौन थे। ऑप्शन ए है हिंदू, बी है मुसलमान, सी है सिख, डी है हिंदू और मुसलमान दोनों। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुसलमान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। INA के मुक्त किए गए कैदियों के साथ भारतीय वर्दीधारी सैनिकों की सहानुभूति किस बात का संकेत है। ऑप्शन ए है राष्ट्रवाद एवं भ्रातृभाव की भावना, बी है भारतीय सैनिकों की विप्लवी प्रवृत्ति, सी है स्वागत समारोह में भाग लेना, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रवाद एवं भ्रातृभाव की भावना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ से हमारे स्टार्ट होते हैं क्वेश्चंस जो इस पैरा से रिलेटेड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किस देश से सबसे अधिक वितरण वाले 2 समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं। ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट, जापान, चीन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, जापान। क्वेश्चन है 20, अमौखिक संचार का कालानुक्रम होता है। ऑप्शन ए है संकेत प्रतीक कूट रंग, बी है प्रतीक कूट संकेत रंग, सी है रंग संकेत कूट प्रतीक, डी है कूट रंग प्रतीक संकेत। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। पहले संकेत होता है, फिर प्रतीक, फिर कूट, फिर रंग। ठीक है, तो ये है हमारा अमौखिक संचार का कालानुक्रम। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। संचार के साथ निम्नलिखित में से कौन सा कथन संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए है संदेश माध्यम है, बी है विश्व एक इलेक्ट्रॉनिक टाइकून है, सी है सूचना शक्ति है, डी है टेलीपैथी प्रौद्योगिकी है। तो यहाँ पे हमें बताना है नहीं है। संचार के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन संबंधित नहीं है बताना है। तो यहाँ पे हमारा ऑब्वियसली से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, टेलीपैथी प्रौद्योगिकी नहीं है। टेलीपैथी क्या होती है? टेलीपैथी मानसिक स्तर पर संदेशों का आदान प्रदान करने की प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। संचार वृत्ताकार हो जाता है जब।
ऑप्शन ए है डिकोड एनकोड बन जाता है, बी है प्रतिपुष्टि का अभाव होता है, सी है शोध विश्वसनीय होता है, डी है चैनल निर्बाध होता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिकोड इनकोड बन जाता है, तब हमारा संचार वृत्ताकार हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से किस साइट ने 2008 में मुंबई में हुए आतंकवादी हमले 26/11 में प्रमुख भूमिका निभाई थी? ऑप्शन ए है ऑर्कुट, बी है फेसबुक, सी है amazon.com, डी है ट्विटर। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, ट्विटर। ट्विटर ने 2008 में जो मुंबई में आतंकवादी हमले हुए थे उसमें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। इसमें अभिकथन दिया हुआ है और कारण दिया हुआ है। ठीक है, देखते हैं दोनों इंटर रिलेटेड हैं या नहीं हैं। अभिकथन है हमारा, कक्षा में प्रभावशाली संचार के लिए कई बार प्रोजेक्शन प्रौद्योगिकी का उपयोग करना वांछनीय होता है। कारण आर है, प्रोजेक्शन प्रौद्योगिकी के उपयोग से पाठ्यक्रम की विषय वस्तु का व्यापक समावेश होता है। ऑप्शन ए दिया हुआ है, ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर सही व्याख्या है। ऑप्शन बी दिया हुआ है, ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर सही व्याख्या नहीं है। सी है हमारा, ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं बट आर जो है ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, 1 जनवरी 1995 को रविवार था तो 1 जनवरी 1996 को कौन सा दिन होगा? यहाँ पे हमारा 1995 दिया हुआ है, ये हमारा लीप ईयर नहीं है। तो हमारे नॉर्मल ईयर में हमारे 1 ईयर में कितने डेज होते हैं? 365 होते हैं, 365। अब 365 को हम जब 7 से डिवाइड करेंगे, सबसे पहले 5 से जाएगा, 35 हो जाएगा। यहाँ पे 1 बचा रिमाइंडर, यहाँ पे 5 उतार लेंगे, है ना। अब जाएगा 7 2 जा 14, यहाँ पे हमारा 1 रिमाइंडर बच जाएगा। तो ये जो 1 रिमाइंडर बचा है उसे हम एक दिन आगे बढ़ा लेंगे। 1 जनवरी 1995 में रविवार था तो रविवार में एक दिन और ऐड कर लेंगे। 1 जनवरी 1996 में सोमवार हो जाएगा। यहाँ पे हमारा सोमवार करेक्ट आंसर होगा, मंडे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, जब एक समकोण की लंबाई और चौड़ाई में 1% की भूल हो तो उस समकोण के क्षेत्रफल में भूल की प्रतिशतता क्या होगी? यहाँ पे हमारे लंबाई और चौड़ाई में 1% की भूल हुई है तो हमारी समकोण के क्षेत्रफल में भूल की प्रतिशतता 2 हो जाएगी। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में ये एक सीरीज़ दी हुई है, श्रृंखला दी हुई है। इस श्रृंखला में अगली सीरीज़ को हमें फाइंड आउट करना है। देखिए ये सीरीज़ किस तरीके से सॉल्व होगी। ये सीरीज़ को एक नंबर छोड़ के हमें सॉल्व करना है। 2 से 9 पे, 9 से 37 पे। अब 2 से 9 किस तरीके से आया है? 2 × 4 + 1 = 9 आ गए यहाँ पे। ऐसे ही 9 से 37 कैसे आया है? 9 × 4 + 1, ठीक है, तब हमारा 37 आ जाएगा। ऐसे ही हम नीचे से सॉल्व करेंगे। 5 से 19 और 19 से जो अगली संख्या होगी वो होगी। तो 5 से 19 किस तरीके से आया है? 5 × 4 - 1 = 19 आया है। तो नेक्स्ट जो श्रृंखला होगी वो हमारी हो जाएगी 19 × 4 - 1।
इजिकल टू क्या हो जाएगा 75 आ जाएगा। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा 75। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। एक परीक्षा में 10 प्रश्न सही गलत के हैं, इन्हें कितने तरीके से हल किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन है हमारा परमिटेशन कॉम्बिनेशन का। तो इसे देखते हैं, कोई भी क्वेश्चन सही होगा या गलत होगा मतलब दो ही पॉसिबिलिटी हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे हमारा इस तरीके से करेंगे 2 की पावर 10 हो जाएगा, और 10 प्रश्न है 2 की पावर 10 हो जाएगा। और इसे सॉल्व करेंगे हम तो हमारा 1024 आ जाएगा, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से अगला पद टर्म कौन सा है। ये क्वेश्चन यहाँ पे हम इंग्लिश में देख लेते हैं, क्योंकि इस तरीके से लिखा हुआ आपको समझ में नहीं आएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा समझने में। यहाँ पे देखते हैं व्हाट विल बी द नेक्स्ट टर्म इन द फॉलोइंग। चलिए इसमें देखते हैं हम, यहाँ पे ये डी दिया हुआ है, डी के बाद में नेक्स्ट उसमें एफ दिया हुआ है, मतलब 2 वर्ड छोड़ दिए, डी ई एफ, फिर जी एच आई जे आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और जे हमारा एक ही आंसर में दे रखा है, हमारा पहले ही सॉल्व हो गया है ये क्वेश्चन। 29 का ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 भी देख लेते हैं यहीं पे। 3 individual XYZ hired a car on a sharing base and paid rupees 1040. They used it for 7, 8, 11 hours respectively. What are the charges paid by Y? यहाँ पर 3 लोग हैं XYZ, इन्होंने एक कार हायर की है जिसका जो अमाउंट है 1040 रुपीज़ इन्होंने पे किया है, और इन्होंने जो आवर्स मतलब कितने घंटे यूज़ किया है इस कार को, 7, 8, 11 घंटे यूज़ किया है XYZ ने। तो हमें वाई का चार्ज बताना है कि वाई ने कितना चार्ज दिया है। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम तीनों को ऐड कर लेंगे, मतलब 7 + 8 + 11, इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा 26 आ जाएगा। अब हमें सिर्फ वाई का निकालना है, तो y का तो हमारा यहाँ पे 8 है, तो हम इसको इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। 1040 मल्टीप्लाई 8/26। अब हम इसे जब सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 320। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 320 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आज के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होता चला जा रहा है। नेक्स्ट 30 क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, वो वीडियो भी आप ज़रूर देखें, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा।